Good morning, everyone. Hello. So, first of all, Happy New Year to all of you. And I wish and pray that this new year brings good health and happiness to your family too. So, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद आवर क्रेमर्स रूल. So, just to revise a bit, I'll again explain what is a Cramer's rule. Cramer's rule में अपने को सोल्यूशन निकालना है. सोल्यूशन निकालना है मतलब जो अननोन है उसको ढूंढना होता है. ठीक है, एक्स वाई जेड. ठीक है, इनको ढूंढना होता है. और ऐसे टाइप के इक्वेशंस दिए होते हैं, ये तीन टाइप ऑफ इक्वेशंस. जैसे मैंने कहा था, अगर तीन इक्वेशंस है तो तीन अननोन होंगे, है ना. दो इक्वेशन है तो दो अननोन होंगे. तो ऐसा कुछ दिया होता है. फिर हमें ढूंढना होता है एक्स वाई जेड. और वो ढूंढने के लिए हमें ढूंढना है पहले तो डिटर्मिनेंट डी, डी एक्स, डी वाई और डी जेड. प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है यहाँ पे कि डी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके. तो dx, तो सबसे पहले d कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपना मेन बेसिक डिटर्मिनेंट. इसमें देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका डिटर्मिनेंट लोग फाइंड आउट करेंगे. देन दैट विल बी आवर d. अभी dx में क्या है, dx में क्या करना है, जो बस x के कोएफिशिएंट है उसके जगह पे d1 d2 d3 लिखना है. ठीक है, और बाकी दोनों सेम ही लिखना है, b1 b2 b3 c1 c2 c3. और इसका डिटर्मिनेंट अपने को मिलेगा, दैट विल बी dx, राइट. एंड सिमिलरली इन dy व्हाट वी हैव टू डू, जो y के कोएफिशिएंट्स है ना, y के कोएफिशिएंट्स है b1 b2 b3, इनके जगह पे वी हैव टू राइट d1 d2 d3. okay, so in this position we have written d1 d2 d3. rest is same, a1 a2 a3 c1 c2 c3. okay, and same goes for dz. जो z के जो कोएफिशिएंट है c1 c2 c3, उसके जगह पे मैंने लिखा है d1 d2 और d3. बाकी सब रेस्ट इज सेम. ओके, and then we, as I told you, we have to find out dx by d, dy by d, dz by d. okay, so that is how we do it. कुछ सैम्पल क्वेश्चन करते हैं. ओके, आई होप आपने होमवर्क क्वेश्चन किया है सॉल्व. तो और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी. ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर, ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना साथ में. सो आई राइट एग्जाम्पल 2 यूजिंग क्रेमर्स रूल. ठीक है, आपको ऐसे दिया जाएगा एग्जाम में, यूजिंग क्रेमर्स रूल आपको सॉल्व करने का. ठीक है, तो इक्वेशंस कुछ ऐसे है, देखो 5x minus 7y plus z is equal to 11. then 6x minus 8y minus z equals to 15. then there is 3x plus 2y minus 6z equals to 7. ये तीन इक्वेशंस है. ओके, इक्वेशन नंबर 1 2 3. तो तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन्स है. क्या क्या है तीन अननोन्स, x y z, राइट. तो तीनों को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो गया. तीनों को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, x का होता है dx by d, y का होता है dy by d, z का होता है dz by d. ओके, तो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना है क्या, d क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है. सो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा, कैसे लिखना है हमें, ये सारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कोएफिशिएंट्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. दैट इज 5 6 3 and then minus 7
minus 8, 2, then we have 1, minus 1, minus 6, right? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो सॉल्व करते हैं क्या होगा। 5 into determinant of minus 8, minus 1, 2, minus 6, minus of minus 7 into determinant of 6, 3, minus 1, minus 6, and plus 1 into determinant of, तो 1 मैं लिखता नहीं हूँ, ओके, 6, 3, minus 8, 2, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 5 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 6 होगा 48, माइनस ऑफ माइनस 2, ये माइनस माइनस 7 प्लस 7 हो गया, ब्रैकेट के अंदर होगा 6 इंटू माइनस 6 इज माइनस 36, माइनस ऑफ माइनस 3 और प्लस 6 इंटू 2 12, माइनस माइनस 24। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या क्या किया हमने। तो देखते हैं क्या हो गया, क्या होता है। 5 इंटू 48 प्लस 2 आएगा, प्लस 7 इंटू माइनस 36 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 24। ओके, देखते हैं आगे क्या बनेगा। So what we get is 5 into 50 plus 7 into minus 33, right? Plus this will be what? 36, I guess. Yes. So 5 into 50 is 250 plus 7 into minus 33 क्या होगा? Minus 7 3s are 21, 7 3s are 21 plus 2 is 23 plus 36. तो फाइनली अपने को क्या मिलता है? 250 माइनस 231 प्लस 36, है ना। तो 250 माइनस 231 क्या होगा? इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 10 ऐड कर देंगे तो 250 हो जाएगा। सो 10 प्लस 9 इज 19, 19 है इसका डिफरेंस, प्लस 36। तो क्या होगा देखो, सो इफ यू हैव टू ऐड दिस, तो कैलकुलेटर यूज करने से अच्छा है कि हम लोग देखो ऐसे कुछ वर्कआउट करें। आई शो यू हाउ टू वर्कआउट दिस सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस। तो 36 प्लस 19 है और 19 20 से एक कम है, राइट। तो 36 प्लस 20 अगर किया हमने माइंड में तो क्या मिलता है हमें? 56, और उसको एक कम है ना 19, तो इट विल बिकम 55। ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू वर्क इट आउट इन योर माइंड। सिंपल कैलकुलेशंस है, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ थिंकिंग आपको जेई में आपके हेल्प करेगी व्हेन यू आर एडिंग थिंग्स क्विक फास्टर। ओके, सो दिस इज 55, तो ये अपना डी है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dx। तो dx के लिए क्या क्या होगा देखो, dx के लिए होगा 11 15 7, पहला रो है ना, पहला कॉलम 15 7, और बाकी सब -7 -8 2, और फिर 1 -1 -6, राइट। तो ये dx है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 11 इंटू determinant of -8 2 -1 -6, right, then minus of -7 determinant of 15 7 -1 -6, then plus 1 into determinant of 15 7
-8 2। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 11 इंटू ये होगा 48 माइनस ऑफ -2, राइट। देन वी हैव माइनस ऑफ -7 तो होगा +7। यहाँ पे 15 इंटू 6, 15 5 जा 75 होता है, 15 6 जा 80 होना चाहिए, ओ सॉरी 15 6 जा 90 होना चाहिए। ओके, सो -90 माइनस ऑफ -7, then we have plus 1 into 15 2s are 30 minus -56। okay, I hope everything is right। okay, यहाँ पे 8 6 are 48 है, 15 6 is yeah it's 90 और 15 2s are 30, 7 into 8 is 56। okay, everything is right। तो क्या मिलेगा लास्ट में हमें, 11 into 50 हो जाएगा ये, प्लस 7 इंटू ये क्या हो जाएगा, -90 +7, सो 90 -7 कितना होता है, 83। तो ये हो जाएगा -83। ओके, एंड देन प्लस दिस विल बिकम 86। ओके, so 11 into 50 is 055 plus 7 3s is 21, 2 7 8 is 56 58। ये है माइनस +86। तो क्या मिलेगा हमें देखो, -31 +86, am I right? और ये बन जाएगा क्या, 55। ओके, सो dx इज ऑल्सो व्हाट, 55। अभी dy ढूंढते हैं। I know these questions go a bit longer, but you can save time in finding out determinants here। okay, so that's what you can do। so 563 minus, sorry, 1 minus 1 6, 563 1 minus 1 minus 6, यही है ना। यस, और बीच वाला रो क्या होना चाहिए, 11 15 7, 11 15 7। ओके, तो चलो इसका रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ टू सेव टाइम, 5 इंटू -90 +7। ओके, देन -11 इंटू -36 +3, then 1 into +1, 42 minus 45, राइट। तो ऐसे करोगे तो आपका डायरेक्टली बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। सो इट इज 5 इंटू -83 -11 इंटू -33 प्लस कितना, ये प्लस नहीं है, -3। सो व्हाट वी फाइनली गेट इज 5 3s are 15, 5 8s are 40 plus 1 41 plus 11 into 33, 11 3s is 33, 11 3s are 33, 3 6, okay, -3। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 415 -363 2 41 -36 is how much,
52 हो जाएगा -52 -3. This comes out to be -55. So that is our dy. Okay, then dz finally. तो देखो dz क्या बनना है, 5 6 3 11 15 7 और बीच वाले क्या टर्म्स है, -7 -8 2. ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 into -56 -30 plus 7 into 42 -45 plus 11 into 12 minus of -24 मतलब +24. Okay, so what we finally get is 5 into -86 plus 7 into -3 plus 11 into 36. Okay, so 5 6 is 30, 3 5 8 are 40, 43 minus 430 minus 21 plus 11 6 is 66. 11 3 is 33 plus 6 39. तो क्या डिफरेंस आता है देखो इन दोनों में, सो दिस इज लाइक 4 इसमें ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा और 30 तो 34 -21 ये हो जाएगा वापस -55. तो dz भी हमें -55 मिलेगा. तो अभी x y z क्या होंगे, x is dx by d which is nothing but 55 by 55 जो कि है 1. y is dy by d which is -55 by 55 so it is -1, and z is what, dz by d which is again -55 by 55. This is also equal to -1. Okay, so that's our answer. ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन लंबा चला है अपना, देखा जाए तो अभी तक 20 मिनट्स 18 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट 19 अब, लेकिन आप ये क्वेश्चन इसके आधे टाइम में भी कर सकते हो. सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग योर बोर्ड्स का पेपर या फिर कोई भी, यू हैव टू मैनेज टाइम व्हेन इट कम्स टू मैट्रिसेस. आपको पहले से ही प्लान करके रखना है, और जैसे आपको पेपर मिले आप एस्टिमेट करो. ओके, इसका स्टैंडर्ड टाइम रखो एक क्वेश्चन का. ओके, आप जैसे सॉल्व करोगे आपको 7 मिनट्स लगते हैं सपोज, तो ये मार्क कर लो कि इसको 7 मिनट्स लगते हैं. और एग्जाम में भी देखो, अगर जैसे हो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ओके, तो इसमें अगर दो मैट्रिसेस के क्वेश्चन हो, इसमें एक बड़ा मैट्रिसेस का एक ही क्वेश्चन हो, तो यू हैव टू मार्क कि अब आपको ये दोनों क्वेश्चंस को कितना टाइम लगता है, और ये क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन को 7 मिनट्स लगता है, एंड इफ दीज टू आर एडिंग अप टू बी 10, ओके, देन यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कि बाकी के क्वेश्चंस को मुझे कितने टाइम लगते हैं. सो आपको आपके माइंड में आइडिया होनी चाहिए कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम लगता है. ओके, सो दैट यू कैन फिनिश योर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स इन टाइम. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज. यहाँ पे लिखना होगा, एटलीस्ट को हम अगर इक्वेशन का नंबर देंगे 6 है ना, पहले 3 तो हमने इक्वेशन को दिया नंबर, यहाँ पे d will be our equation number 4, 5 and this one is 6. So this comes from
4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, so that is how you can solve your Cramer's rule questions. I think there is no more examples need to be taken. Cramer's rule बहुत easy है समझने के लिए, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, और इसमें आपको डेफिनेटली श्योरली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ मोर सेफर देन प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन से ज़्यादा सेफ है ये क्वेश्चन, है ना। क्रेमर्स रूल ज़्यादा इसमें गलती करने के चांसेस नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट आपको राइटली फाइंड आउट करना है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू टू ऑप्ट दिस क्वेश्चन ओवर दी अदर्स इन मैट्रिसेस, ओके, क्योंकि ये सबसे सेफर होता है। ओके, अभी देखो आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको बताऊं, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया था, यूजिंग शोइंग दिस डायग्राम्स, है ना, इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फ्रॉम योर जेई पर्सपेक्टिव या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर पर्सपेक्टिव। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी पुट दिस ऑल इन अ टेबल, ठीक है, इसको अभी हम लोग एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे ऊपर लिखते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल में क्या हो सकता है, अभी हम लोग डील कर रहे थे व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। ओके, इक्वेशन क्या होता है, देखो ए एक्स इक्वल्स टू बी, ऐसा इक्वेशन होता है। ओके, पहले मैं ये बता देता हूँ, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ओके, बिफोर गोइंग टू द टेबल, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देखो ये सारे क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट्स, है ना, a1 a b c a1 b b1 c1, है ना, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये सारे कोएफिशिएंट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल्स, ओके, या फिर इसको कह सकते हैं अननोन्स, है ना, कौन से, x y z, है ना। और ये जो बाद वाला पार्ट है ये भी कांस्टेंट्स होते हैं, है ना, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो वो सारे कांस्टेंट्स ये रिप्रेजेंट करता है। सो ये एक अपना इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, जो भी हमने तीन इक्वेशंस किए थे इस रिप्रेजेंटेशन में होता है। ओके, ये कोई कोएफिशिएंट्स है, कोई वेरिएबल्स है, और देयर इज सम कांस्टेंट on the other side. Okay, so this can be like a1 x plus b1 y plus c1 z equals to 3, है ना, और ऐसे और दो इक्वेशंस, है ना, और तीन अननोन्स। ओके, ऐसे जो होते हैं, so this whole thing is represented by this form। ओके, तो ये ध्यान में रखो। Now going back to the table, Cramer's rule, इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, या तो आपका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है। डिटर्मिनेंट मतलब मॉड ऑफ ए, है ना, जो ए एक्स इक्वल्स टू बी था उसमें ये, है ना, हम लोग सिर्फ कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, राइट, टू फाइंड आउट डी, राइट, सो दैट इज व्हाट। तो इसमें देखो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है, ओके, इफ दिस पार्ट इज जीरो, तो क्या क्या हो सकता है ना, इफ यू सी इन दिस इक्वेशन, इफ दिस पार्ट इज जीरो, ओके, सो क्या क्या हो सकता है, पहले तो in that case if at least like अगर dx या dy या dz, ठीक है, इन तीनों में से एटलीस्ट एक भी अगर
नॉन जीरो रहा तो अपने को कौन सा सोल्यूशन मिलता है? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड इसके यूनिक वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिस और दैट है ना, ऐसे नहीं मिलते, यूनिक वैल्यूज मिलते हैं अच्छे एकदम। ओके, कब? जब डी एक्स या तो डी वाई या तो डी जेड दोनों में से, सॉरी तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब किसी के पास तीनों में से एटलीस्ट एक के पास कोई वैल्यू होनी चाहिए जो कि जीरो नहीं है, मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चलेगा, लेकिन तीनों में से एटलीस्ट एक एक की कोई वैल्यू होनी चाहिए। ओके, एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर अगर ऐसे होता है कि तीनों के तीनों जीरो वैल्यूज देते हैं ना, डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों अगर जीरो वैल्यूज देते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई इक्वल्स टू डी जेड, इफ ऑल ऑफ देम आर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? then this implies that it is a trivial solution. अभी ट्रिवियल क्या होता है? ट्रिवियल ये जो वर्ड है, दिस इज यूज्ड टू इम्प्लाई कि अगर आप गूगल भी करोगे, सो दिस सेज दैट ट्रिवियल मीन्स ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। ओके, लिटिल वैल्यू मतलब कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, बहुत ही ट्रिवियल। ओके, बहुत ही ट्रिवियल प्रॉब्लम है, ऐसे भी कभी कभी हम लोग कहते हैं। ओके, सो व्हाट डज ट्रिवियल सोल्यूशन मीन? सोल्यूशन मतलब क्या? वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज। और ट्रिवियल मतलब क्या? कि हाँ इसको सोल्यूशन है लेकिन ट्रिवियल है, मतलब 0 0 0, ये इसका सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट दैट देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज सोल्यूशन बट द वैल्यूज आर नथिंग, 0 0 0। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ट्रिवियल सोल्यूशन, एक्स वाई जेड के वैल्यूज जीरो होते हैं। ओके, तो देखो, फिर द नेक्स्ट थिंग इज if the determinant is now zero, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो हो गया, अब डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाएगा, अगेन द सेम टू केसेस कि तीनों में से एक डी एक्स डी वाई डी जेड अगर नॉन जीरो रहे तो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे अपने को। ओके, और अगर तीनों के तीनों जीरो रहे, ओके, व्हाट आई विल डू, थोड़ा सा मैं पेज यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये एरो अच्छा बन जाएगा थोड़ा। I hope you are able to see the whole thing. ठीक है, dx equals to dy equals to dz equals to 0 अगर होता है तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ओके, सो दैट इज द थिंग। पता चल गया अभी आपको चार केसेस क्या है उसमें से। लाइक आई सेड, हम लोग जब भी क्रेमर्स रूल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बार बार ये कहा कि ये जो d है दिस शुड बी नॉन जीरो, है ना। ये क्यों कहा? ताकि अपने को यूनिक सोल्यूशन मिले। अगर वो जीरो होता है, अगर वो जीरो होता है, ओके, तो फिर सोल्यूशन क्या है? या तो अपने को नो सोल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ओके, सो आपके एग्जाम में 99% टाइम्स आपको डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो मिल रहा है। अगर आपको जीरो मिल गया तो समझना कुछ तो गड़बड़ है, तो सेकंड टाइम चेक करना। अगर सेकंड टाइम भी आपको जीरो मिला
ओके फॉर श्योर नाउ यू आर श्योर क्या इसका डिटर्मिनेंट जीरो ही है, देन यू कैन फाइंड आउट वेदर dx dy dz आर जीरो और नॉन जीरो। एक भी आपको अगर नॉन जीरो मिल गया तो लिख देना कि दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपको सब जीरो मिल गए देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। ओके दैट इज द होल थिंग। अगर इसमें किसी को डाउट है इन चार टाइप्स में से देन यू कैन मैसेज मी। वन मोर थिंग, अभी इसमें कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कौन कौन से देखो, अगर सोल्यूशन है तो सारे इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन है? सोल्यूशन कंसिस्टेंट है होता है क्या? नहीं। कंसिस्टेंट क्या होता है? इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके तो इसमें अभी कंसिस्टेंट कौन कौन से होंगे? कंसिस्टेंट मतलब ये चीज होता है कि उसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन है उस इक्वेशन में। तो एक सोल्यूशन है या फिर दो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, अगर अपने को सोल्यूशन मिल रहा है तो वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। इसके जो भी इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। इसमें भी अपने को सोल्यूशन मिल रहा है तो इसके इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे। इसमें भी अपने को सोल्यूशन मिल रहा है तो इसमें भी कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन इसमें देयर इज नो सोल्यूशन सो इसके इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे। ओके सो दैट इज द होल थिंग। तो इसका एक आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ओके एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू पीडीएफ फॉर योर ओन रेफरेंस, या फिर रुक जाओ और एक टेबल मैं आपको देता हूँ। ओके उसमें नाउ हियर वी वर डीलिंग विथ व्हाट, this type of equations. Now what if the equations are homogeneous? Homogeneous मतलब क्या? उसमें जो b पार्ट है ना, जो कांस्टेंट होते हैं तो वो कांस्टेंट जीरो होते हैं फिर। ओके तो homogeneous equations, ठीक है, इसमें क्या होता है ए एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है। ओके जो कॉन्स्टेंट्स है वो जीरो होते हैं। नाउ इन दिस टाइप वापस दो अपने को पॉसिबिलिटीज है कि डी इज नॉन जीरो और डी इज जीरो। अभी डी मतलब क्या है इसमें देखो, ये डी मतलब क्या है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ही है। सो ए इज नॉन जीरो और ए इज जीरो, ये दोनों है पार्ट्स है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो इसमें देखो ये जो पार्ट है इसमें अगर एक देखो इफ इसका मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो या तो ए जीरो होना चाहिए या एक्स जीरो होना चाहिए, है ना। तो अगर ए जीरो नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉमन नॉर्मल लॉजिक, अगर ए जीरो नहीं है तो एक्स सारे जीरो होने चाहिए, है ना, वेरिएबल सारे जीरो होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि ए जीरो नहीं है तो सारे क्या एक्स वाई जेड क्या है, जीरो है। इसको और क्या कहते हैं, इन अदर टर्म्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। इसमें देखो क्या है, इसमें या तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर ए जीरो है तो एक्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, या तो अगर एक दूसरा टाइप है जो आपके लिए नहीं है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके सो आई जस्ट राइट दिस वन थिंग। ओके सो इसमें क्या है कि दूसरा टाइप में फिर मैं लिखता हूँ कि एक्स वाई जेड दे आर ऑल नॉट जीरोस फॉर कंसिस्टेंसी। ओके एक्स वाई जेड
are then all zeros for consistency. Okay, but I'll mark this in red क्योंकि इसका कुछ आपके लिए रिलेशन है नहीं। तो इन दोनों में से, ये दोनों चार्ट्स में से मैं अभी कुछ कंक्लूजन आपको देता हूँ। देखो, अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब जो ऊपर थे ax इक्वल्स टू b जो होता है, ओके, सो फॉर नॉन homogeneous equations either the system has a unique solution, मतलब कौन सा, देखो ax equals to b, ओके, जिसका चार्ट ऊपर है, so either the system has unique solution or it has infinite solutions, या फिर इसको कह सकते हैं more than one solution, infinite solutions, or last possibility is it has no solution. अभी मैंने यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं लिखा है, क्यों? क्यों नहीं लिखा मैंने ट्रिवियल सोल्यूशन? बिकॉज ट्रिवियल सोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ यूनिक सोल्यूशन, है ना, कि इसको मैं सिंगल सोल्यूशन भी कह सकता हूँ। दिस इज अ सिंगल सोल्यूशन वेयरइन द सोल्यूशन इज जीरो, तो इसके अंडर ही आएगा ट्रिवियल सोल्यूशन, ओके। एंड देन या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ पॉसिबिलिटी वन को, टू बी प्रिसाइज, as single or unique solution, okay. Now the other part, for homogeneous equations, भी homogeneous equations क्या होते हैं? ax equals to 0, तो इसमें अपने को सिर्फ टू टाइप ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, या तो सिंगल सोल्यूशन उसमें भी यूनिक नहीं, सिर्फ ट्रिवियल, ओके, द ट्रिवियल वन, और सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके लिए अगर होमोजेनियस इक्वेशन आपको मिल गया तो आपको या तो जीरो सोल्यूशन होगा उसका xyz इक्वल्स टू जीरो, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछना तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, ओके। तो वापस एक बार मैं बता दूं, देखो सिंगल सोल्यूशन मतलब या तो इट मे बी द ट्रिवियल वन, मतलब सारे जीरो है xyz, या तो यूनिक हो सकता है, कुछ भी कोई वैल्यू, ओके, xyz की कोई वैल्यू हो सकती है, ओके। तो ये कंक्लूजन है अपने, एंड आई गेस वी शुड डू वन क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट। ये जो हमने टेबल्स बनाए हैं, 3 टेबल्स और इसके कंक्लूजन, ओके, एक सिंपल सा मेरे ख्याल से क्वेश्चन करते हैं। लेट मी जस्ट सर्च फॉर वन। तो देखो ये क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज of P and Q, the system
ऑफ इक्वेशंस, क्या इक्वेशंस है, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इक्वल्स टू 5 और x प्लस y प्लस 3z equals to 4. Okay, these equations have no solution. Okay, तो क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे कौन से वैल्यूज है ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच, है ना, फॉर विच दीज थ्री इक्वेशंस विल यील्ड नो सॉल्यूशन. ओके, तो ऐसे कौन से वैल्यूज है पी और क्यू के जो अगर हम इस इक्वेशन में डालें तो ये इक्वेशन हमें कुछ सॉल्यूशंस नहीं देगा. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग. तो देखो अभी पहली चीज तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है, स्टेप 1, कि आइदर इट इज होमोजेनियस इक्वेशंस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस. ओके, अभी वापस मैं ये चीज ये आपको बताता हूँ, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या सोल्यूशन होमोजेनियस होता है या नॉन होमोजेनियस होता है. नहीं, सी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस एंड नॉट द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस में सिर्फ यही होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. ठीक है, when I'm talking about homogeneous, non-homogeneous or consistent, inconsistent, it is always about the equations. Okay, so first we have to find out whether the equations are homogeneous or non-homogeneous. तो ये मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है कुछ, so it is ax equals to b, so this is a non-homogeneous. अभी नॉन होमोजीनियस में अपने को नो सोल्यूशन, ये पॉसिबिलिटी कब मिलती है जरा चेक करते हैं. नॉन होमोजीनियस में नो सॉल्यूशंस अपने को कब मिलेगी, when the determinant is 0 as well as all dx dy dz are 0. तो ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखो, कि डिटर्मिनेंट भी 0 है, मतलब कौन सा 0 है देखो, 2 1 1 p 2 1 है ना, 6 q 3, ये पूरा पार्ट 0 है, एज वेल एज dx. ठीक है, dx dy dz ये भी 0 है, मतलब क्या, यहाँ पे अपना 854 आएगा, P216 Q3 ये भी 0 है, dy थोड़ा सा आई थिंक ये करते हैं हम लोग, लेफ्ट की तरफ लाते, सो दैट वी गेट मोर स्पेस टू वेरीफाई देम. ओके, एंड dy क्या है, 211 854 6Q3, this is also equal to 0. और क्या है कंडीशन, इवन dz क्या होगा, 211 P21 there is 854, even this should be equal to 0, right? Okay, my sincere apologies, यहाँ पे अपने से एक मिस्टेक हो गई है. While writing this table, this part has infinite solutions अगर ये 0 होता है, and this is like all of them are equal to 0, and if even one of them is non-zero, okay, if one of them is non-zero,
देन वी हैव नो सोल्यूशन। ओके, तो ये गड़बड़ हो गई। तो देखो अब लॉजिकल भी है, वी नो दैट dx by d is x, तो अगर हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो x शुड बी व्हाट 0/0, है ना, तो dx भी 0 और d भी 0, तभी अपने को इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, तो यहाँ पे अपने कंडीशंस भी गलत हो गए। सो दिस इज नॉट ऑल इक्वल टू 0 बट सम ऑफ देम यू नो इट कैन बी नॉन जीरो। ओके, सो इसको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे टैकल करना है, ये अपने को पता होना चाहिए कि इसमें से एटलीस्ट एक जो है ना, इट इज व्हाट नॉन जीरो और नो सोल्यूशन। तो अभी देखते हैं, हम लोग सब सॉल्व करके देखेंगे। ओके, लेकिन डी तो जीरो होना है, ये तो पक्का है। ओके, ये तो जीरो ही होना चाहिए। तो इसमें देखो क्या है, ये डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करें अगर, तो अपने को क्या मिलेगा, विल गेट 2 into 6 minus q minus p into 3 minus q plus 6 into क्या 1 minus 2 is equal to 0। ठीक है, ये मिलना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग ओपन करें, so if we expand this, what we get is 12 minus 2q minus 3p plus pq minus 6, right, this is equal to 0। so it is nothing but 6 minus 12 minus 6 is what, 6, so 6 minus 2q minus 3p plus pq is equal to 0। okay, so this comes out to be something like, इसको अगर हम लोग कॉमन निकाले, नो रीअरेंज करके, व्हाट वी गेट इज 2 into 3 minus q minus p into 3 minus q equals to 0। so what we have finally is 2 minus p 3 minus q equals to 0। okay, so this is what we get finally from the thing कि determinant should be equal to 0। okay, तो ये अपने को conclusion मिला। okay, so I'll write this thing directly over here, ये मैं erase करता हूँ। okay, यहाँ से अपने को क्या conclusion मिला कि 2 minus p 3 minus q equals to 0। ठीक है, तो for determinant equals to 0, either p should be equal to 2 और q should be equal to 3, है ना, इतना तो चीज क्लियर है। इधर ये वाला ब्रैकेट 0 होना चाहिए, ये वाला ब्रैकेट 0 होना चाहिए फॉर सो दैट द मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये ब्रैकेट 0 रहा तो p इज इक्वल टू 2, ये ब्रैकेट अगर 0 रहा तो q इज इक्वल टू 3। ओके, दिस वन इज क्लियर। सो एज टू गेट नो सोल्यूशन, आइदर ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। नाउ व्हाट विल डू इज, इसके डिटरमिनेंट्स हम लोग चेक करेंगे। ओके, अभी अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे ना dx, so what we will get is, I'll directly write so as to save our time, we'll get is p minus 2 4q minus 15। ठीक है, ये अपने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा कुछ माइनस 8q प्लस 8q। ओके, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा सिर्फ p माइनस 2। ओके, तो ये अपने को मिल रहा है सब कंक्लूजन। नाउ so as to have no solution, एक चीज तो क्लियर है कि d should be equal to 0, लेकिन दूसरी एक चीज है कि बाकी जो है dx dy और dz, these things, इसमें से एटलीस्ट एक या दो या सब तीन, दे शुड नॉट बी इक्वल टू, दे शुड बी नॉन जीरो, है ना। तो अगर ये तो डायरेक्टली जीरो हो रहा है तो ये तो जीरो है, वी कांट हेल्प इट। ओके, and this is 0, so we have two options कि either p is equal to 2 या q is equal to 3। लेकिन for dx not to be equal to 0, अगर ये 0 नहीं होना है, ओके, और
ये भी जीरो अगर नहीं होना है, अगर जीरो कब होगा पहले तो, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, p इज इक्वल टू टू, सो p इज इक्वल टू टू, अगर p इज इक्वल टू टू रहा तभी ये जीरो हो रहा है। इसमें भी अगर p इज इक्वल टू टू रहा तब ये जीरो हो रहा है ना। p इज इक्वल टू अगर टू रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। यहाँ पे p इक्वल टू टू रहा तो ये जीरो हो जाएगा। सो इन ऑर्डर फॉर दिस नॉट टू बी इक्वल टू जीरो, p should not be equal to 2. Okay, this is the thing. P is anything but 2. Okay, P is not equal to 0. So in order to get no solution, finally मैं लिखता हूँ, in order to get no solution, P की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और Q की वैल्यू 3 हो सकती है, जो हमें पहले कंक्लूजन में मिला था। So पहले कंक्लूजन क्या मिला, आइदर P is equal to 2 और Q is equal to 3. So we'll go by Q is equal to 3. और P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तो यहाँ से क्लियर हुआ कि P की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग Q is equal to 3 चूज करेंगे। So P is not equal to 2 and Q is equal to 3. This is our answer for no solution. Okay, this thing might be bit थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी आपको समझने के लिए, लेकिन जैसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपके जेई में, ओके, सो फ्रॉम दैट ऑप्शंस यू कैन इजीली वेरीफाई व्हाट इज योर आंसर। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ओके, मैं आपका होमवर्क पोस्ट कर दूंगा, ओके, ऑन द ग्रुप। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।